मैं रेडियो किसान वाणी से संजय वर्मा। आज हम बात करेंगे महिलाओं के वन अधिकार व लघु वन उपज पर महिलाओं के क्या अधिकार हैं, वन अधिकार के क्या नियम हैं, उपनियम हैं। आज हमारे साथ हैं सहायक वन संरक्षक कोटा अनुरुद्ध जी सुखवाल। आज हम उनसे जानेंगे। सर, आप ये बताएं कि सबसे पहले तो कि सामुदायिक वन संसाधनों में महिलाओं के क्या अधिकार हैं। सबसे पहले तो नमस्कार, आप सबका आभार कि आपने मुझे इसका मौका दिया कि मैं बता पाऊँ कि जो वन क्षेत्र में है, वन क्षेत्र होता है उसमें महिलाओं की क्या भागीदारी हो सकती है और क्या इनके अधिकार हैं। तो आपने जैसे सवाल पूछा कि सामुदायिक वन संसाधनों में महिलाओं की क्या अधिकार हैं, उसमें बताना चाहूँगा कि जो भी हमारा फॉरेस्ट है या तो किसी गांव या किसी शहर के पास पड़ता है, तो जो भी खुला वन क्षेत्र है जो कि प्लांटेशन नहीं हो रखा होता है, जैसे हमारे प्लांटेशन की सीम्स होती हैं, जैसे 5 साल के लिए प्लांटेशन क्लोज रहता है, उसके बाद वो ओपन हो जाता है। तो जो ऐसे खुले वन क्षेत्र हैं उसमें वो महिलाएं जाके जो लघु वन उपज होता है, जैसे गोंद हो गया, खैर का गोंद निकलता है कोटा में ज़्यादा, घास हो गई, ग्रासेस हो गई, छोटी टहनियाँ हो गई जो मवेशी लोग खाते हैं, तो वहाँ से वो काट के ले जाते हैं और अपने मवेशियों को फीड कराते हैं। और यहाँ पे अपने शतावरी करके भी एक बड़ी बहुमूल्य जड़ी बूटी औषधि निकलती है, तो जंगल में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है वो भी ऐसा लघु वन उपज कहते हैं उसको। तो वो ले जाके वो उसको सुखा के प्रोसेस करके मार्केट में बेचा जा सकता है, तो इससे उनको थोड़ी आय की आमदनी होती है। सर, ये एक मैं जानकारी चाहूँगा कि ये जो महिलाएं से लघु उपज होती है, इसके लिए कुछ शुल्क देना पड़ता है या उनको कुछ परमिशन लेनी पड़ती है या वो उनको छूट होती है? नहीं, 2 तरह के फॉरेस्ट है हमारे पास। एक तो प्रोटेक्टेड एरिया फॉरेस्ट होता है और एक होता है टेरिटोरियल फॉरेस्ट, जिसको हम विलेज फॉरेस्ट भी कह सकते हैं। तो हमारे यहाँ पे जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क्स होते हैं, टाइगर रिजर्व होते हैं, इसके लिए परमिशन चाहिए होती है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में तो परमिशन आपको मिल भी जाएगी। टाइगर रिजर्व में ऐसा कुछ चीज़ लाना और ले जाना अंदर से वो प्रतिबंधित होता है। इसके लिए क्या कुछ शुल्क देना होता है क्या? नहीं, खुले वन क्षेत्र में अगर आप जाएंगे, खुला वन क्षेत्र बोल रहा हूँ मैं। हाँ, खुला वन क्षेत्र का मतलब है कि जो प्लांटेशन के अधीन नहीं है अभी, उस मतलब सरकारी व्यय नहीं हो रहा, खुला वन क्षेत्र, तो वहाँ जाके वो लोग अगर कुछ जैसे घास लेके आती हैं, सर पे हेड लोड कहते हैं हम उसको, तो वो जाएं अंदर और लेके आ जाए निःशुल्क। बस हेड लोड लिखवा दें कि हमने इतना हेड लोड वहाँ से सामान लिया है, चाहे वो छोटी टहनियाँ हो, चाहे सूखी घास हो या कोई औषधि हो, तो हमने कितना उनको लिया है। सर, वन अधिकार समिति बनी हुई होती है, ये किस तरह से कार्य करती है, ये आप थोड़ा सा प्रकाश डालें इसमें। अब वन अधिकार समिति के बारे में आप कह रहे हैं, तो इसमें यह है कि छोटी समितियां हो सकती है, इसको SHG ग्रुप्स कहते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। तो इसमें क्या होता है कि गांव से जो भी चीज़ लेके आते हैं, जैसे मैं आपको यहाँ का तो नहीं, मैं कहीं और का एग्जांपल देता हूँ, जैसे पलाश के पत्ते होते हैं, तो पलाश के पत्ते हैं तो वो जाके कलेक्ट कर सकती हैं महिलाएं फॉरेस्ट से जाके, ओपन फॉरेस्ट से। वो प्रोसेसिंग यूनिट डालती हैं, बैंक उनको लोन देता है ताकि वो उससे पत्तल दूने बना सकें और मार्केट में बेच सकें। तो आजकल तो वैसे प्लास्टिक के जो पत्तल दूने होते हैं ज़्यादा चलन में है, लेकिन जो लोग पुराने ट्रेडिशनल लोग होते हैं वो पत्तल दूनों में खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इसमें यह है कि भाई ऐसा अगर बैंक से लोन मिलता है आपको, तो आप फॉरेस्ट प्रोड्यूस को किसी और चीज़ में रूपांतरित करके अगर आय होती है उनको, तो ये सबसे अच्छी चीज़ है। मतलब आपका कहना है कि ये जो वन अधिकार समिति है महिलाओं द्वारा ही गठित की जाती है, हाँ। और महिलाएं इसमें सामूहिक रूप से अपनी कोई छोटी मोटी यूनिट डाल सकती है। बहुत अच्छी जानकारी आपने ये दी है। एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा आपको, इसके पलाश के फूल आते हैं, इससे गुलाल भी बनती है, हर्बल गुलाल जिसको कहते हैं। तो ऑथेंटिक हर्बल गुलाल जो होती है येलो ऑरेंज रंग की मिलती है बाज़ार में, तो ये अगर इसकी भी यूनिट अगर महिलाएं डालेंगी तो उसके फूल को सुखाया जाता है, उसको प्रोसेस किया जाता है, उससे जो गुलाल बनती है उत्तम क्वालिटी की होती है और शरीर को नुकसान भी नहीं करेगी। बहुत अच्छी जानकारी। एक सर, लघु वन उपज पर महिलाओं के क्या अधिकार हैं और इससे महिलाएं किस तरह से लाभ ले सकती हैं, थोड़ी सी आप जानकारी हमारी श्रोता महिलाओं को दें कि किस तरह से वो इसका लाभ ले सकती हैं। देखिए, मैं अभी आपको मैंने तो 2-3 एग्जाम्पल तो दिए थे, मैं उसी को कंटिन्यू करूँगा। तो जैसे अपने सेल्फ हेल्प ग्रुप बन सकते हैं, SHG कहते हैं। अब अपने यूनिट आपने बनाई, SHG बनाई, तो इसको आप रजिस्टर करवाएं, इस पर आपको लोन मिल सकता है। लोन माने आप सॉफ्ट लोन कह सकते हैं इसको, बहुत कम ब्याज पे लोन मिल सकता है आपको, चाहे वो बैंक दे दे, ग्रामीण बैंक दे दे, नाबार्ड दे दे। तो ये संस्थाएं हैं जो सॉफ्ट लोन प्रोवाइड करती हैं। तो जैसे आपने किसी को सॉफ्ट लोन लिया कि मुझे गुलाल बनानी है, हर्बल गुलाल, मुझे पत्तल दूने बनाने हैं, मैं कोई शतावरी औषधि है, आंवले का अचार बना सकते हैं। अगर आप फॉरेस्ट से अगर आंवले के अगर कुछ पेड़ हैं
तो आंवला लेके आ जाएं, उससे आप प्रोसेस कर सकते हैं, आंवले का अचार बन सकता है उससे। फिर सीताफल मिल जाता है फॉरेस्ट में अपने मुकदरा में बहुत ज़्यादा, अगर ओपन फॉरेस्ट से अगर लाने की परमिशन मिलती है आपको बफर जोन से, तो आप सीताफल का पल्प निकाल के नेचुरल आइसक्रीम की यूनिट भी डाल सकते हैं। फिर गोंद है, गोंद के प्रचुर मात्रा में उपयोग है मार्केट में, तो मार्केट में गोंद की इतनी खपत है, आप गोंद कलेक्ट करके उसका या तो कुछ बनाएं। सारी औषधियाँ हैं, शतावरी है, आंवला है, अश्वगंधा है, और इसका गोंद है, खैर का गोंद हो सकता है। तो ऐसी बहुत प्रचुर मात्रा में चीज़ें हैं जो फॉरेस्ट में दे सकता है। और आप अगर अपना विवेक यूज़ करें, एक छोटी सोसाइटी बनाएं, उस पर लोन मिल सके, तो आप इसको कन्वर्ट करके जब मार्केट में प्रोसेसिंग में साथ बेचेंगे, प्रोसेस करके, तो अच्छा मुनाफा मिल सकता है। फॉरेस्ट के साथ आपका जुड़ाव रहेगा। अभी मैं अपनी समस्या भी एक साथ शेयर करूँगा। तो अगर आप फॉरेस्ट के साथ अगर गाँव वाले नहीं जुड़ते हैं तो दोनों को ही नुकसान होता है, हमें भी नुकसान है उस चीज़ का, आपको भी नुकसान है। हमें ये नुकसान है कि हमने जो वहाँ पे पेड़ पौधे लगाए होते हैं उसको अगर आप कोई हानि पहुंचाता है, तो ऐसा तो है नहीं कि भाई फॉरेस्ट का जो एम्प्लॉयज़ हैं वहाँ पे हरदम खड़े रहेंगे। ये आपको बचाना है फॉरेस्ट, क्योंकि आपका ही फ्यूचर में काम आने वाला है। तो मेरा बस नहीं कहना था। मैं एक और आपसे बात करना चाहूँगा सर, इसमें जो एसएचजी ग्रुप महिलाओं के हैं, इसमें क्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी इसमें एसएचजी ग्रुप बनाने में मदद करता है क्या, या उसमें उनकी लोन लेने में कुछ सहायता करता है, या उनको ये अपने स्तर पर ही करना पड़ता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर आप ऐसे कोई प्रपोजल लाएंगे तो हम हेल्प कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एसएचजी ग्रुप आप बनवाने में हेल्प कर सकते हैं, और लोन प्रोवाइड फैसिलिटी में अगर आप अप्रोच करो, हमारे पास आओ कि हमें ये हेल्प चाहिए, तो हम रिलेवेंट जो भी बैंक होगा आपके पास, ग्रामीण बैंक हो, नाबार्ड हो, कोई भी बैंक हो जो इस एसएचजी ग्रुप्स को फंडिंग करता हो, लोन देता हो, सॉफ्ट लोन, तो उससे बात की जा सकती है। कुछ वन अधिकार नियम भी बने हुए हैं सर, वन अधिकार नियमों के बारे में एक संक्षिप्त सी जानकारी आप दें श्रोताओं को। तो वन अधिकार नियम फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 में हमारे यहाँ लागू हुए थे। इसमें फॉरेस्ट के अंदर कुछ राइट्स दिए जाते हैं कम्युनिटी को। तो वो कम्युनिटी क्या, उनको ये प्रूव करना पड़ेगा सबसे पहले कि भाई हम फॉरेस्ट के अंदर जो रिजर्व फॉरेस्ट घोषित हो चुका है या प्रोटेक्टेड एरिया बन गया है, कुछ भी बन गया है, तो वो बनने से पहले मतलब 3 जनरेशन से हम यहाँ पे रह रहे हैं, 3 जनरेशन या फिर 70 साल, 70 ईयर्स का अगर उनके पास प्रूफ है रेसिडेंशियल का, मतलब कि रह रहे हैं फॉरेस्ट के अंदर, तो फॉरेस्ट के अंदर उन कम्युनिटीज़ को राइट्स दिए जाते हैं कुछ। जैसे अंडमान निकोबार में बात की जाए, तमिलनाडु, कर्नाटका, जिसमें घने फॉरेस्ट जंगल हैं, तो उसमें पहले से लोग रहते आ रहे हैं, 3 दशक से रहते आ रहे हैं, 3 जनरेशन से रहते आ रहे हैं, तो उन्हें कुछ राइट्स दिए जाते हैं। जैसे वहाँ पे वो खेत बनाकर खेती कर सकते हैं, अपना मकान बना सकते हैं, कच्चा मकान बना सकते हैं, उन्हें रास्ते का अधिकार होता है। तो ये अधिकार केवल उन्हीं के लिए हैं जो फॉरेस्ट के अंदर लंबे समय से रह रहे हैं और उनके पास प्रूफ है। इसमें कुछ ट्राइबल्स भी हो सकते हैं। इसमें कुछ ट्राइब्स भी हो सकती हैं, बिल्कुल सही है कहा आपने। तो इसमें 3 लेवल की कमेटी बनती है, पंचायत लेवल कमेटी, ब्लॉक लेवल कमेटी और डिवीजन लेवल कमेटी। तो इन तीनों कमिटीज़ पे उनके डॉक्यूमेंट्स को जांचा परखा जाता है, और फाइनल डिसीजन होता है कलेक्ट्रेट से। कलेक्टर में कमेटी बनी हुई है, तो वो कमेटी उनको पट्टा देती है, इसको एफआरए पट्टा कहते हैं। तो पंचायत लेवल में अपना सरपंच साहब, वीडीओ और हमारा फॉरेस्ट का स्टाफ। ब्लॉक लेवल पे भी यही एसडीएम हो गया, हमारे रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर हो गया, उसकी कमेटी बनती है। और डिवीजन लेवल पे डीएफओज हो गए और कलेक्टर हो गए, उनकी कमेटी बनती है। तो इन 3 लेवल पे इनके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो वेरीफाई किए जाते हैं। जब फाइनल अगर प्रूफ हो जाता है कि हाँ, कि जो अभी आपकी कम्युनिटी का जो रिलेवेंट बंदा है, या फिर कोई इंसान है, तो वो अगर लंबे समय से यहाँ पे रह रहा है और ये प्रूव हो जाता है, तो उसको एफआरए पट्टा दिया जाता है और कुछ ज़मीन दी जाती है जो कि नॉन ट्रांसफरेबल होती है। मतलब इसमें ये है कि जैसे मैंने आपको ज़मीन दी एफआरए एक्ट के तहत, तो आप उसमें खेती कर सकते हो अपनी लाइफ टाइम। ऐसा ऐसा नहीं होगा कि आपने वो ज़मीन किसी और को हस्तांतरित कर दी या बेच दी। अब बेचा नहीं जा सकता, क्योंकि वो जो लैंड आपको दिया है वो फॉरेस्ट का ही लैंड है, लेकिन वो आपको उपयोग के लिए दिया गया है, क्योंकि आप लंबे समय से फॉरेस्ट के अंदर रह रहे हैं। आपने एक बहुत अच्छी जानकारी दी कि जो भी परिवार फॉरेस्ट में लंबे समय से 3 पीढ़ियों से रह रहे हैं, उनको वहाँ पर रहने के लिए पट्टा भी दिया जाता है विधिवत। उसके अलावा वहाँ पर उनको कुछ ज़मीन भी कृषि के लिए दी जाती है, जो कि संपत्ति तो फॉरेस्ट की होती है, लेकिन उनको उपभोग के लिए वो दी जाती है। तो वो ज़मीन की क्या कुछ सीमा तय है, क्या कितनी ज़मीन मिलेगी, और उसके अलावा वो ज़मीन क्या उनके आगे बच्चों को, उनकी पीढ़ियों को भी उसमें कृषि करने का अधिकार होता है क्या? ये बच्चों में जाती है, बिल्कुल। अगर आपके बच्चे वहीं पे बाहर शहरों में अगर पलायन नहीं कर रहे हैं, वो फॉरेस्ट में अपने भी रहना चाहते हैं, उनको उस ज़मीन से लगाव है, अपनापन मानते हैं वो, तो एक पीढ़ी के बाद वो ज़मीन दूसरी पीढ़ी पे आती है। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि ये बेची नहीं जा सकती है, किसी को आप बेच नहीं सकते हो। अगर आप उसके जो लीगल हेयर कहते हैं उसको, मतलब
जैसे कि पिताजी कर रहे थे तो उसके पास उसके बेटे को मिलेगी, वो बिल्कुल मिलेगी, अगर वो शहर की तरफ पलायन नहीं करता है, तो वहाँ रहना चाहता है तो। धन्यवाद अनिरुद्ध जी, आपने बहुत ही अच्छी जानकारियां दी, विशेषकर जो भी वन क्षेत्र के उपयोग में महिलाओं के जो अधिकार हैं उनके बारे में आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। आपको पुनः धन्यवाद एक बार।